फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 18 में प्रश्न नंबर 51 तक पढ़ा था। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास राजन सीरीज के लघुत्तरीय प्रश्नों के इस सीरीज में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न से कंटिन्यू करते हैं। तो जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ शेयर करके व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम पे ग्रुप में उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है और व्हाट्सअप चैनल लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी आप हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपका डायरेक्ट लिंक जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 52। भारत में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में संवैधानिक निर्देश क्या है? तो भारत में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के बारे में क्या संविधान ने प्रावधान किया है? तो हमारा संविधान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात धारा 45 के अंतर्गत। तो धारा 45 किस में आएगी आपका? 36 से 51 भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आपका भाग 4 है उसमें 36 से 51 के बीच धारा 45। धारा 45 के अनुसार राज्य के संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत, ठीक है, कोई भी राज्य है वो संविधान के लागू होने के समय से, संविधान 1950 में लागू हुआ तो यानी कि 1960 यानी कि 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष के नहीं हो जाते निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वो धारा 45 के अंतर्गत है, राज्य की बात किया गया है। प्रश्न नंबर 53। प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं, चलिए प्राथमिक शिक्षा की क्या क्या समस्याएं आपको नजर आती है हम लोग पढ़ते हैं। स्कूलों की अनुपलब्धता, आप देखेंगे पूरे प्रदेश में क्या है, विद्यालय भवन और विद्यालय कम है, जहाँ है भी तो वहाँ जर्जर पड़े हुए हैं, पुराने हो गए हैं, टूट रहे हैं। और पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महंगा होना, और आंगनबाड़ी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा में बच्चे क्या, देखिए जो एलकेजी यूकेजी में है कितना फीस उनका लगता है महीने का, आप लोगों को पता होगा। स्ववित्त पोषित वाले में अनुसंधान एवं नवाचारों की कमी, ठीक है, रिसर्च और इनोवेशन की कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है रिसर्च और इनोवेशन की। तो इस प्रकार रिसर्च और इनोवेशन को अगर आप प्राइमरी टीचर बन जाएंगे तो बढ़ावा दीजिएगा। अप्रशिक्षित हैं एवं स्नेहरिक्त शिक्षक हैं, क्या है, ट्रेनिंग है ही नहीं उनको, बच्चे के बारे में पेडागोजी पता ही नहीं है, साइकोलॉजी पता ही नहीं है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे कैसे सीखते हैं, ठीक है, अप्रशिक्षित हैं। और स्नेह रिक्त हैं, मतलब प्रेम उनके अंदर नहीं है। दोषपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया है, उद्देश्यों की अस्पष्टता है। तो प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं एक बार और पढ़ लीजिए। स्कूलों की अनुपलब्धता, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महंगा होना, अनुसंधान एवं नवाचारों की कमी है, अप्रशिक्षित एवं स्नेहरिक्त शिक्षक हैं, दोषपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया है, उद्देश्यों की अस्पष्टता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54 देखिए। प्रश्न नंबर 54 क्या है आपके स्क्रीन के सामने? प्रश्न नंबर 54। चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली का जनक क्यों कहा जाता है? तो भारत आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स ग्रांट को। एक प्रश्न ये तैयार हो गया। अथवा चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास बताइए। ये प्रश्न आपको याद रखेंगे। आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली का जनक चार्ल्स ग्रांट। तो चार्ल्स ग्रांट के क्या शैक्षिक प्रयास थे? चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे एजुकेशनल एफर्ट्स ऑफ चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एक कर्मचारी था। 1947 से पहले अंग्रेजों का गुलाम था हिंदुस्तान। तो चार्ल्स क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था, जो भारत में अनेक वर्षों कार्य करने के पश्चात अवकाश प्राप्त करके इंग्लैंड वापस चला गया था। तो चार्ल्स ग्रांट जो है वो बहुत टाइम तक भारत, जब शासन ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के अधीन था, तो चार्ल्स ग्रांट भारत आया, कई वर्षों तक भारत में रहा, यहाँ के लोगों को रहन सहन खान पान शिक्षा व्यवस्था को देखा। और फिर जब वो इंग्लैंड गया उसने एक पुस्तक लिखी
जिसमें हिंदू और मुसलमानों की अज्ञानता का वर्णन किया है। जिसमें उसने क्या किया है कि हिंदू और मुसलमान कितने रूढ़िवादी हैं और आपस में लड़ रहे हैं, ऐसी चीज़ों का वर्णन किया है तथा उसके निवारण के लिए 5 सूत्री योजना प्रस्तुत की, जिसके तहत भारत में विद्यालयों की स्थापना करना, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा देना, ईसाई धर्म का प्रचार करना, ये तो इनका मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि ये चार्ल्स ग्रांट ये सब क्या थे, क्रिश्चियन थे, ईसाई थे। पाश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञान का प्रचार करना, ये चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास थे। उपर्युक्त में से उपर्युक्त में से शिक्षा के प्रसार पर चार्ल्स ने सर्वाधिक जोर दिया। उसकी धारणा थी कि इससे भारतीयों के विचारों में परिवर्तन आएगा और वे ईसाई धर्म के अनुयायी बन जाएंगे। इसलिए इसे भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। क्यों माना जाता है कि वो चाहता था कि भारतीयों के विचारों में परिवर्तन आएगा, अंग्रेजी पढ़ाएंगे तो और ईसाई धर्म के अनुयायी बन जाएंगे। इससे आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। चार्ल्स के विचारों से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, उस टाइम ब्रिटिश संसद को क्या कहते थे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य रॉबर्ट विल्बरफोर्ट, तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रॉबर्ट विल्बरफोर्ट बहुत प्रभावित हुए ये चार्ल्स ग्रांट के विचारों से। इसके पश्चात 1813 के कंपनी के आज्ञा पत्र में धारा जुड़वाई, जिसके फलस्वरूप देखिए जब कंपनी का जब शासन था, कंपनी शासन अधिनियम आया, ठीक है, तो 1813 में आज्ञा पत्र में ये धारा जुड़वाई, जिसके फलस्वरूप मिशनरियों को भारत में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार हो गया। तो जो ईसाई मिशनरी थे, ये जो चार्ल्स ग्रांट है, उसने क्या किया, ऐसा नियम पारित करवाया भारत में आके अंग्रेजों से मिल करके और 1813 के आज्ञा पत्र में कि जो भी ईसाई कंपनी वाले होंगे, ईसाई मिशनरी होंगे, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, वो आराम से भारत में बिना रोक टोक के आके उनको हर चीज का अधिकार मिल गया। एवं हाउस ऑफ कॉमन्स ने साहित्य के पुनरुद्धार व सुधार, भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन एवं भारत में विज्ञान के प्रसार व संवर्धन हेतु पृथक से धनराशि की व्यवस्था की। ये इन्होंने अलग काम किया कि जो भी भारतीय विद्वान थे उनको प्रोत्साहन देने का कार्य किया और भारत में विज्ञान साइंस के प्रसार एवं संवर्धन हेतु पृथक धनराशि की व्यवस्था करने का ये चार्ल्स ग्रांट का यही शैक्षिक प्रयास था। मुख्यतः 5 ही प्रयास था कि भारत में विद्यालय की स्थापना, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा देना, ईसाई धर्म का प्रचार करना, पाश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञान का प्रचार करना, ये 5 उनका मुख्य कार्य था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 55, वंचित वर्ग से आप क्या समझते हैं, 2020 में ये प्रश्न पूछा है। तो वंचित वर्ग आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जो गरीब निर्धन होंगे, किसी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तौर पे जो पिछड़े होते हैं। वंचित वर्ग सामान्य अर्थों में वंचित वर्ग से आशय समाज के ऐसे लोगों से है जो अब तक विकास की मुख्य धारा से अलग हैं। वो क्या है, विकास की मुख्य धारा से अलग हैं किसी भी रीजन से, चाहे सामाजिक तौर पे, चाहे आर्थिक तौर पे, चाहे राजनीतिक तौर पे। तो विशेष अर्थों में वंचित वर्ग से आशय समाज के ऐसे लोगों से है जो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। तो विशेष अर्थों में वंचित वर्ग से आशय क्या है, समाज के ऐसे लोगों से हैं जो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, मैंने वही बात कहा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 56, प्रश्न नंबर 56 क्या, स्वतंत्रता पश्चात के किन्हीं 2 शिक्षा आयोगों का परिचय दीजिए। 2020 में ये प्रश्न पूछा है कि स्वतंत्रता के बाद कोई ऐसी 2 शिक्षा के बारे में बताइए आयोग जो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया हो 1947 के बाद। तो मुदालियर आयोग देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग के लिए आया था। तो भारत में माध्यमिक शिक्षा की प्रणाली की जांच करने के उद्देश्य से स्थापित एक शिक्षा आयोग था। इसका मुख्य उद्देश्य देश में माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की स्थितियों में जांच करना और इसे सुधारने के उपाय सुझाना था। ये मुदालियर आयोग, ये स्वतंत्रता के पश्चात आया था। दूसरा आपका क्या था, कोठारी आयोग।
डीएस कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग 1964-66 के सिफारिश पे क्या आया था? 1986 में आया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो 1964-66 को उस समय में पालन की जाने वाली शैक्षिक प्रणाली का आकलन करने और शिक्षा के राष्ट्रीय पैटर्न और सभी स्तरों पर शिक्षा का विकास करने वाली नीतियों और सिद्धांतों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था। लेकिन जो ये कोठारी आयोग था, उतना प्रयास इसका सफल नहीं रहा एज कंपेयर टू दी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। उसके कंपेयर में ये जो 1986 की ये कोठारी आयोग था 1964-66 वाला, ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भारत के हर भूभाग पर ये नहीं फैल नहीं फैल चुका। इसकी जो वादे थे वो कुछ कहीं न कहीं सॉलिड नहीं थे उतने कोठारी आयोग के। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 57 देखिए। प्रश्न नंबर 57 क्या है? सन 1813 का जो आज्ञा पत्र आया था वुड का, ये याद रखेंगे 1813 का आज्ञा पत्र वुड का, एवं 1833 के आज्ञा पत्र क्या है? ये 2022 में ये प्रश्न पूछा है, तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पढ़ना हमें सब है। तो 1813 के चार्टर अधिनियम, ठीक है, 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश आधिपत्यों यानी कि जो ब्रिटिश का जो हुकूमत था आधिपत्यों पर ब्रिटिश संप्रभुता को पुनः स्थापित किया गया। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश सोवर्जिनिटी कहते हैं संप्रभुता को। चाय, अफीम, अफीम क्या है? मादक पदार्थ है। तो चाय, अफीम एवं चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति इस प्रकार चाय को छोड़कर सभी वस्तुओं के लिए भारत के साथ व्यापार को सभी ब्रिटिश कंपनियों के लिए खोल दिया गया था। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उस टाइम चाय की खेती और अफीम की खेती एवं चीन के साथ व्यापार नहीं कर सकता कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, बजाय इसके सारे चीज़ों के साथ व्यापार ब्रिटिश वाले कर सकते थे। उन्होंने 1813 के चार्टर अधिनियम में ये ब्रिटिश आधिपत्यों पर ब्रिटिश संप्रभुता को जबरदस्ती थोप दिया। तो ये आपका क्या था? 1813 एवं 1833 के आज्ञा पत्र। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 58 देखिए। प्रश्न नंबर 58 क्या है? देखिए, अगर ये प्रारंभिक शिक्षा नवीन प्रयास 4-5 वीडियो में और खत्म हो जाएगा, तो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास खत्म हो जाएगा, तो विज्ञान को हम बहुत रैपिडली इसको हम एंड करेंगे पूरा सिलेबस बहुत जल्दी से। तो हमारे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रश्न नंबर 58, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। देखिए, टाइम इसलिए लगता है क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज़्यादा मिलता है यहाँ पे, आपको डाउट ना रहे, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन जहाँ तक मुझे आती है मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। तो प्रश्न नंबर 58 क्या है? सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, पी मोस्ट। तो देखिए, पी से क्या हो जाएगा? प्राइमरी, एम से क्या हो जाएगा? मास, 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 ओ से क्या हो जाएगा? ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, ठीक है। एस से क्या हो जाएगा? स्कूल, टी से क्या हो जाएगा? टीचर। प्राइमरी, मास, ओरिएंटेशन, स्कूल, टीचर। तो सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, ये क्या है? हिंदी नाम है किसका? पीमोस्ट का। पीमोस्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम की मुख्य बातों का वर्णन कीजिए, अथवा पीमोस्ट की मुख्य बातों का वर्णन कीजिए। 2022 में पूछा है। तो सेवारत अध्यापकों का अभिविन्यास कार्यक्रम यानी कि पीमोस्ट याद रखेंगे। इसका एक एक लेटर, एक एक अल्फाबेट का क्या है? फुल फॉर्म है। सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, तो शिक्षक यानी कि टीचर के एजुकेशन के संबंधी यानी कि टीचरों के एजुकेशन से रिलेटेड संस्था कौन सी है? एनसीईआरटी, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1986 से पी मोस्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो शिक्षकों के लिए ये क्या, जो ये पी मोस्ट कार्यक्रम है, ये जो आप पढ़े हैं सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम पी मोस्ट, ये टीचरों के लिए कौन लागू किया था? तो एनसीईआरटी ने लागू किया था 1986 में। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने 1986 में लागू क्यों किया था पी मोस्ट को? क्योंकि जो 1986 का जो शिक्षा नीति आया था उसकी मूल संस्तुतियों से लोगों को अवगत कराना था।
तो पी मोस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था कि 1986 में जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति था उसकी जो संस्तुतियां हैं उसको क्या करना था, लोगों तक पहुंचाना था, अवगत कराना था। और ये काम किसने किया, अगुआ बन के इसमें एनसीईआरटी ने पीमोस्ट का पीमोस्ट संस्था बना करके एनसीईआरटी ने शिक्षकों को ये क्या बोलते हैं जिम्मेदारी सौंपा, एक तरह से ये कह सकते हैं। इसके लिए प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण दो भागों में किया गया है। इसके लिए प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण कितने भागों में किया गया है। प्राथमिक शिक्षकों प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री देने का बात किया गया है। माध्यमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री पीमोस्ट में बात किया गया है। तो एक तरह से ये याद रखेंगे। तो पहला तो ये है कि 1986 का जो शिक्षा नीति है उसकी संस्तुतियों से अवगत कराने के लिए टीचरों को जिम्मेदारी सौंपी गई सेवारत शिक्षकों का अभिविन्यास कार्यक्रम के माध्यम से। और ये कार्य अगुआ कौन बना, तो अगुआ बना आपका एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बना। उसने क्या किया कि जो प्राइमरी विद्यालय होंगे और जो माध्यमिक विद्यालय होंगे क्या करेंगे, उनको प्रशिक्षण देने का कार्य करवाएंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत विद्यालयों को न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा देने के उपरांत वर्ष 1990 के विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, ठीक है, तो 1986 के बाद आपका जस्ट 4 साल बाद 1990 में क्या आया, पी मोस्ट सामान्य को पी मोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित कर देने का निर्णय लिया गया। तो 1986 में क्या होगा, पी मोस्ट बना। तो 1986 में पी मोस्ट को क्या कर दिया गया, पी मोस्ट क्या क्या जोड़ दिया जाएगा, पी मोस्ट को क्या बना दिया गया, एक सेकेंड, पी मोस्ट और ओबीबी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये नाम बदल के परिवर्तित कब हो गया, 1986 के बाद 1990 में, यानी कि 4 साल बाद 1990 में पी मोस्ट ओबीबी कर दिया गया, पी मोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कर दिया गया। निर्णय के अनुसार एक नई प्रशिक्षण सामग्री की संरचना की बात कही गई। बस नाम नहीं बदला गया, उसके अंदर का कंटेंट भी बदला गया, जिसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सामग्री के समुचित प्रयोग की बात पर बल दिया गया है। पहला पी मोस्ट कार्यक्रम के अंतर्गत अध्यापकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। क्या प्रस्तुत की गई है कि विद्यालय तथा कक्षाओं को आकर्षक बनाने पर जोर दिया जाएगा, यानी कि विद्यालय को प्रिंट रिच इन्वायरमेंट इसको कहते हैं, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, यानी कि विद्यालय को आकर्षक बनाया जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा तथा कार्यकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से, यानी कि एजुकेशन क्या होगा, बच्चे के हिसाब से चलेगा और बच्चे क्या करेंगे, खोज विधि द्वारा और खुद के अनुभव द्वारा अपने हाथ पैर चला करके सीखेंगे। तो कार्यकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर जोर दिया गया। पी मोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1990 के रूप में परिवर्तित करने के पश्चात दिया जा रहा था उस नाम से। तीसरा, विद्यालय के प्रभावी रूप के कार्य करने के लिए भवन अध्यापकों एवं प्रशिक्षण सामग्री के संबंध में स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख किया गया। चौथा, अध्ययन अध्यापन, ठीक है, प्रक्रिया हेतु न्यूनतम पदों का उल्लेख है। पांचवा, प्रत्येक मद की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से, ठीक है, प्रत्येक मद की क्या होनी चाहिए, गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से आपूर्ति किए जाने वाली प्रत्येक मद के मानक एवं उसकी विशिष्टताएं निर्धारित की गई। तो इस प्रकार आपका पी मोस्ट देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जरूर पूछेगा कि पी मोस्ट की मुख्य बातों का वर्णन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जरूर पूछेगा, आप लोग इसको जरूर याद कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 क्या है, बाल अधिकार से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए, 2020 में पूछा है। अथवा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की प्रमुख बातों का वर्णन कीजिए।
तो आरटीई एक्ट 2009 में ही क्या किया गया था, 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा धारा 45 के अंतर्गत देने की बात की गई। देखिए उत्तर इसका देखते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन आरटीई अधिनियम सन 2009 में पारित हुआ था। वर्तमान समय में भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के ऐसे लगभग 90 लाख बालक हैं। तो वर्तमान में कितने हैं, इससे भी ज़्यादा होंगे, तो 90 लाख बालक हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चे कितने हैं, 90 लाख, जो विद्यालय नहीं जाते हैं किसी कारणवश से। तो यद्यपि संविधान के नीति निर्देशक तत्व ये भाग संविधान के भाग 4 में है और ये 36 से 51 अनुच्छेद में है। तो भाग संविधान के भाग 4 36 से 51 डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये लिखा गया है अंतर्गत अनुच्छेद 45। तो 36 से 51 के बीच धारा जो 45 है उसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों के लिए निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान था। ये धारा 45 में था। लेकिन अनुच्छेद 21 में 21 ए को देखिए, भारतीय संविधान का भाग थर्ड क्या है, मौलिक अधिकार, जिसमें 12 से 35 आता है। भाग थर्ड इसके बाद क्या आता है, 12 से 35 आता है। ये भाग थर्ड की बात कर रहे हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, फंडामेंटल राइट है ये। तो इसी में से आपका अनुच्छेद 21 था, उसमें क्या कर दिया गया, एक आर्टिकल जोड़ दिया गया, 21 ए बना दिया गया, को जोड़कर संविधान के 86वें संशोधन के अंतर्गत। तो जब संविधान में 86वां संशोधन किया गया, मतलब इसकी आवश्यकता लगी हमारे सरकारों को, तो उसने क्या किया, संविधान में अनुच्छेद ए को जोड़ दिया, 21 ए। और कौनवा संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को बालकों का मौलिक अधिकार बना दिया गया। पहले क्या था, राज्य का नीति निर्देशक तत्व में था, लेकिन इसको अब एकदम एक तरह से कह सकते हैं संवैधानिकली बना दिया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन में बना दिया गया कि 21 ए को फॉलो करना करना हो चाहे न करना हो, ये हर एक 6 से 14 वर्ष के बच्चे का मौलिक अधिकार है। आप इसका हनन नहीं कर सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा पावर दे दिया गया, एक तरह से ये कह सकते हैं। पहले जो क्या था, धारा 45 में था तो उतना पावर में नहीं था। जब मौलिक अधिकार बना दिया गया तो ये संविधान के मौलिक अधिकार में चला गया। तो आप मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते किसी का। इस अधिकार को कानूनी रूप 4 अगस्त 2009 को दिया गया और इसे सन 2009 में पारित कर दिया गया। तो 4 अगस्त 2009 को इसको कानूनी रूप दे करके इसे सन 2009 में पारित कर दिया। इस प्रकार हम लोग देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे ये प्रश्न। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की प्रमुख बातें ये जरूर आएंगे प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सेकेंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ इस क्लास को शेयर कर देंगे और प्रथम सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं को भी शेयर कर देंगे, हमारे चैनल सजेस्ट कर देंगे ताकि उन्हें पता चल जाए। फर्स्ट सेमेस्टर राजन सीरीज और पवन सीरीज और साहित्य पब्लिकेशन का जो क्वेश्चन होता है सब मैंने पढ़ा दिया, वहाँ से आपको सब प्रश्न फर्स्ट सेमेस्टर में मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।